हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू अगेन। स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाई जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है थिंग्स फॉल अपार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। बट स्टिल आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में कल हो सकता है कि रिपीट कर जाए सेम टू सेम। ठीक है, अगर ना भी रिपीट करे 80 to 90% चांस तो है कि रिपीट कर जाए। अगर ना भी करे तो वो जो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको आज इस PDF में, उसके बहुत सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में आज। कल वो पॉइंट्स जो हैं आपकी उसमें काम आएंगे। अगर ना भी नोट कर पाओ तो मैं आपको PDF जो है अवेलेबल करवा चुका हूँ ऑलरेडी इन टेलीग्राम चैनल लिटरेरी माइंड से ही आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है, ज्वाइन कर लेना है। 2 PDF डाली है, दोनों आपको देख लेनी है और पढ़ डालनी है। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये बताया गया कि हाउ चिन्ह के भी प्रेजेंट्स इंपैक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन थिंग्स फॉल अपार्ट। पहले तो आपको पता होना चाहिए मतलब भाई साहब कि कॉलोनियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है। गन पावर, मसल पावर या किसी भी टाइप के अदर पावर को मतलब छीनने झपटने वाली पावर के थ्रू से किसी मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना। ठीक है, अपने दायरे को बढ़ाना, अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना, अपने पॉलिटिकल एरिया को बढ़ाना, दैट विल बी कॉल्ड इंपीरियलिज्म। ठीक है, और एक बार जो आपने इंपीरियलाइज कर दिया किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री पे अपना कब्जा जमा लिया वगैरह वगैरह जो भी कर लिया, अब काम है वहाँ के लोगों के कल्चर को ख़त्म करना और अपने कल्चर को इम्पोज करवाना। और अपने कल्चर को इम्पोज करवाना दूसरे के कल्चर को ख़त्म करके, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, समझ गए डिफरेंस। एरिया कैप्चर करना इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्य बढ़ाना अपना, कॉलोनियलिज्म उसके कल्चर को ख़त्म करके अपने कल्चर को इम्पोज कर देना। ये चीज़ समझ गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे ये बताया गया कि भाई जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे पेश की गई है चिनुओ अकीबे के द्वारा और जो बाकी राइटर्स ने जो लिखा था ये कॉलोनियलिज्म के दौर में जो भी नॉवेल्स वगैरह छपी थी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है अभी तो मैं बताऊँगा। बस फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हिंट ले लो आप। अब ये बताओ, आप नेटिव हो तो आप अपनी जगह के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा, मेरे को ज़्यादा पता होगा। मैं अगर पूछता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ है और आपके घर के 2 गली दूर है, तो वो तो आपको पता होगा कि मेरे को ज़्यादा पता होगा। तो सेम चीज़ आ जाती है कि चिनुओ अकीबे के अगर बारे में बात करें तो वो नाइजीरियन थे और इन्होंने अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म जो फैला था उसके बारे में अगर ये ज़्यादा ये लिखते हैं तो इनकी स्टोरी को मैं ज़्यादा क्रेडिबल मानूंगा रेदर देन एनी किसके, एनी यूरोपियन राइटर। ठीक है, और इसी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है जोसेफ कॉनरेड की जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस का भी एग्जांपल लिया है। ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा, मतलब आपके बीच में डिस्कस करूंगा एक PDF के थ्रू से। इससे पहले आप एक बार यहाँ आ जाइए। यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता था आप लोगों को, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, एक बार आप देखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, एक बार थिंग्स फॉल अपार्ट के ऊपर एक बार देख लीजिए। यहाँ पे यस देखिए 2-3 और डाल रखी है मैंने यहाँ पे। आपको अगर नहीं पता तो ये वाली वीडियो प्लीज़ देख के जाइएगा। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर फुल बैकग्राउंड विद मेजर थीम्स एंड एग्जांपल्स, आइडेंटिटी क्राइसिस इंग्लिश ऑनर्स। ये इसमें डिस्कस कर रखा है मैंने कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म, डिफरेंस क्या है, मेंटेलिटी कैसे होती है, वेस्ट और ईस्ट का कॉन्सेप्ट, कॉलोनाइजर कौन होता है, कॉलोनाइज कौन होता है, कैसे किसी को कॉलोनाइज कर सकते हो, कैसे किसी के लैंग्वेज को पहले आपको मारना होता है, उसके बाद उसको इंपीरियलाइज मतलब उसके कल्चर इंपीरियलिज्म का सहारा लेना पड़ता है, उसके बाद कॉलोनियल एजुकेशन का सहारा लेना पड़ता है और इसके बाद जो है वो देश कॉलोनाइज हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये देखनी है। दूसरा ये मैं जो वीडियो बता रहा था आपको, ये रही वो वीडियो जिसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट, ये वाली आपको वीडियो देखनी है। इसके अलावा द वे स्पेन वॉज एक पोम है जो कि एग्जाम में हो सकता है आए इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये वाली भी डाल रखी है मैंने। और एक पोम है टुनाइट आई कैन, इसके ऊपर भी जो है मैंने वीडियो डाल रखी है। इसके अलावा द गर्ल हु कैन, इसके ऊपर भी वीडियो डाल रखी है मैंने। ग्रेस ओगोट की द ग्रीन लीव्स के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी अगर नहीं पता आपको तो ये नोवेल आज जो मैं वीडियो डिस्कस करूँगा इसको सुनने का फ़ायदा क्या है, इससे पहले ये आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस कर रहा था अभी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, बिना लाइक किए मत जाना। ठीक है, बाकी आ जाता है अपने मेन चीज़ पे जो कि मैं आपको बीच में डिस्कस करना चाह रहा था। मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन का जो मेन पूछा मैंने क्या है, पहले इस चीज़ को पे फोकस करना चाहिए आपको। मैंने ये पूछा है कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे बट आंसर लगभग सेम ही होगा दोनों का, कि क्या डिफरेंस है एक जब नाइजीरियन राइटर लिखता है या फिर एक वाइट कॉलोनाइज़र लिखता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ओकोंको के बारे में बता देता हूँ। स्टोरी में
ओकोंको नाम का कैरेक्टर होता है, इसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि भाई जो इसके गांव में जो है ब्रिटिशर्स या आप कह लो कि यूरोपियंस जो है मिशनरीज वगैरह इस्टेब्लिश करने लगी हैं और हमारे कल्चर को धीरे धीरे ख़त्म करने लगी और हमारे भाइयों को, हमारे गाँव वालों को अपने देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा मतलब हमारे देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोल के अपने जीसस क्राइस्ट के कॉन्सेप्ट ले आए हैं और धीरे धीरे उनको जो है क्रिश्चियनिटी में जो है उनको बदला जा रहा है। तो इसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फाइनली जो है ये सिंस कुछ कर नहीं पाता, पूरी की पूरी सोसाइटी ही जो है क्रिश्चियनिटी में बदलने लगती है, धीरे धीरे मिशनरी स्टैब्लिश होने लगती है। तो इसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और ये सिंस कंट्रोल नहीं कर पाता अपने एंगर को और इसके बाद क्या होता है, ये जो है सुसाइड कर लेता है। तो ये स्टोरी है, बिल्कुल ही छोटी सी मैंने आपको बताई है। और दूसरी चीज़ जिसके साथ मैं इसको कॉन्ट्रास्ट करूँगा उसके लिए भी आप जान लो, जोसेफ कॉनरेड की स्टोरी अगर आपने पढ़ी नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी वीडियो डाल रखी है मैंने चैनल पे। जोसेफ कॉनरेड में क्या था कि कुर्ज नाम का जो एक कैरेक्टर था, वहाँ पे जो है वो एक वाइट था, मतलब एक यूरोपियन कंट्री से था वो, और उसको जो है अफ्रीकन लोग जो है एक देवता के समान मान रहे थे। तो इसी चीज़ को मैं कॉन्ट्रास्ट करूँगा और आप देखते रहना यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करूँगा मैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया कि 18वीं सेंचुरी के आसपास से जो है कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जो है स्टार्ट हो गया था अफ्रीका में। सेम चीज़ इंडिया में भी हो ही गया था, 1600 के पास आसपास आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कॉलोनाइज करने में, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ चिनुआ अकीबे के द्वारा लिखी गई इस नोवेल के बारे में, थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में, तो 1958 में लिखी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 1800 के आसपास जो है कॉलोनिज्म का ये दौर था अफ्रीका में। अब ये बोल रहे हैं हमेशा, अगर आपने पढ़ा हो कभी भी, तो हमेशा जो है एक चीज़ जैसे कि जोसेफ कॉनरेड के बारे में बात कर लूँ मैं हार्ट ऑफ डार्कनेस में, तो ये बोला गया कि भाई इनको हमेशा एज ये माना जाता है कि भाई सैवेज है, इनको ना रहने सहने का ढंग है, ना इनका कल्चर है कोई। किनका आपके ये अफ्रीकन्स का, ना तो इनके पास कोई कल्चर है, ना ही तो इनके पास कोई रहने सहने का ढंग है, ना ही इनके कोई रीति रिवाज हैं। इस चीज़ को खंडन करने के लिए, इस चीज़ को ब्रेक ऑफ करने के लिए, ये मेंटलिटी जो भी रख रहा था यूरोपियंस में, इस चीज़ को ब्रेक ऑफ करने के लिए कौन आया, अपना चिनुआ अकीबे। भले ही बाद में लिखा इन्होंने, बहुत दिनों बाद लिखा, 1958 में लिखा, किसके बारे में, अगेंस्ट दोज इल मेंटलिटी पीपल, कि भाई ये लोग सैवेज थे इसलिए हमने जो है इनको सिविलाइज करने की कोशिश करी। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने जो है इनको इस सारी मेंटलिटी को ब्रेक ऑफ करने के लिए थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा और ये बताया है कि देखो मैं इस स्टोरी में जो है इग्बो नाम के एक क्या बोलते हैं उसे, ट्राइब के बारे में लिख रहा हूँ और ये उनके कल्चर थे और मैं खुद एक नेटिव हूँ वहाँ का, मैं एक नेटिव हूँ नाइजीरिया का, तो मेरी स्टोरी ज़्यादा क्रेडिबल होगी तुम्हारी स्टोरी से। अगर तुम्हें लगता है कि कोई कल्चर नहीं था तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है उस चीज़ को तुम गलत प्रूफ करके दिखा दो। तो ये चीज़ कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि चिनुआ अकीबे ने यहाँ पे एज अ रिटालिएशन आप मतलब सोच लो कि इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि ऐसा नहीं था कि अफ्रीका में कोई कल्चर नहीं था, नाइजीरिया में कोई कल्चर नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे लोगों के बीच में, कोई सोसाइटी नहीं थी, ऐसे ही सब जी रहे थे, ऐसा नहीं था, सैवेज नहीं थे, ये जानवर नहीं थे, सोसाइटी थी, वेल स्टैब्लिश सोसाइटी थी। और इसी चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे आपको डोजन्स ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि कैसे जो है क्या रूल्स थे, कैसे जो है यम की खेती किया करते थे, ये मतलब एक एग्रीकल्चर सेटअप भी था, कैसे ये लोग जो है अपनी झोपड़ी वगैरह जो भी बना रखा था उनमें रहते थे, वाइफ अलग रहती थी, एक मेल डोमिनेंस था इनकी फैमिली में, मेल जो है लीड करता था, मतलब ये सारी चीज़ें सेटअप दिखा रखी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये मत सोचो कि वी वर सैवेजेस एंड यू सडनली केम एंड ट्राई टू सिविलाइज अस, यू ट्राई टू सिविलाइज अस, ऐसा नहीं था। वी वर ऑलरेडी हैविंग सेटअप और आप लोग उल्टा, आप लोग आए और आप लोगों ने जो है हमारे सेटअप को ख़राब किया है और आप लोगों ने ही जो है हमें बदनाम किया है एज अ सैवेज कह के, और अपने देवी देवता यानी कि जीसस क्राइस्ट के बारे में जो है आपने ज़्यादा ही प्रचार प्रसार किया, नहीं तो हमारे नेटिव गॉड्स थे यहाँ पे। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पे ये बोला गया है, चिनुआ अकीबे बार बार इसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करते हैं कि वी वर नॉट अनसिविलाइज्ड और बारबैरिक नहीं थे, लेकिन जैसे कि हमें प्रेजेंट किया गया है वी आर प्रेजेंटेड लाइक अनसिविलाइज्ड एंड बारबैरिक इन ईच एंड एवरी टेक्स्ट ऑफ यूरोपियंस के हर एक टेस्ट में अफ्रीका को ऐसे ही शो किया गया है कि हमेशा ही अनएजुकेटेड थे, इल थे, वीक थे, इसलिए इनको जो है हम सिविलाइज बनाने चले गए। तो हमेशा यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट में आपको ये चीज़ मिलेगी कि नहीं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सब कुछ थे हमारे पास। यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट में अगर बात करें तो चिनुआ अकीबे ने यहाँ पे ये बोला कि वाइट मैन जो है बहुत क्लेवर थे,
आपने रिलीजन का कॉन्सेप्ट लाए और उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी सोसाइटी को तोड़ दिया इन द सेंस कैसे तोड़ दिया? तो अपनी सोसाइटी को जो है इन्होंने, हमारी सोसाइटी को जो है इन्होंने तोड़ा और धीरे धीरे जो है लोग क्रिश्चियनिटी में चेंज होने लगे और उन्होंने अपने नेटिव गॉड को छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे अपना जो है कल्चर ख़त्म होने लगा, हमारी नेटिव लैंग्वेज ख़त्म हो गई और हमने जो है इंग्लिश की तरफ जो है ट्रांजिशन बढ़ा लिया। सेम चीज़ आप देख सकते हो इंडिया के केस में, अगर आप लिंक करोगे तो धीरे धीरे हम जो है अपने कल्चर को, अपने हिंदू रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। अगर मुस्लिम्स की बात करें तो वो अपने रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे प्रचार प्रसार किस चीज़ का हो रहा है? इंग्लिश का हो रहा है। और वी आवरसेल्व्स, अगर मैं बात करूं, अगर मैं खुद एज अ इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट अगर मैं कहता हूं आपको, अपने आप को, या फिर आगे जाके हम कभी प्रोफेसर बनते हैं इंग्लिश के, या फिर अगर हम टीचर बनते हैं आगे जाके इंग्लिश के, तो एक्चुअली व्हाट वी आर द मॉडर्न कॉलोनाइजर। हम अपने आने वाले जनरेशन को इंग्लिश पढ़ाएंगे। वी विल नॉट बी टीचिंग देम एनी अदर लैंग्वेज। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? तो वी आर दी मॉडर्न कॉलोनाइजर। तो ये चीज़ जो है सोसाइटी में फिर बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हम अपने कल्चर को भूलते जाते हैं। तो ये चिनो एकी भी इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे कि कैसे ओकोंको के परिवार की अगर बात करें तो ओकोंको को परिवार जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन से EM की खेती किया करते थे। इसकी 3 वाइफ थी, अलग अलग झोपड़ियाँ थी उनकी, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से औरतों को सम्मान देने की बात कही गई है कि कैसे एक बार जो है, सॉरी फॉर दिस, कि कैसे एक बार जो है इसके घर में गॉडेस जब आती हैं तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर का जो ये जो कोला नट है उसकी सेक्रीफाइस को नहीं एक्सेप्ट करूँगी क्योंकि तुमने अपनी वाइफ को पीटा है। तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। और ये भी देखा गया है कि आपने अगर किसी और गांव वाले की बेटी को अगर कब्जा कर लिया या उसे मार डाला तो आपको एक बेटा और एक बेटी देनी पड़ेगी आपके अपने गांव से, और बेटे और बेटी को हम रखेंगे और बेटे को कुछ दिन बाद जो है फिर मार दिया जाएगा, जैसे किक में फुना को मारा गया था। समझ रहे हो आप ये सारी चीज़ें? ठीक है। जोसेफ कॉनरेड की इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। कौन सी वाली चीज़ को? कि कुड्स को कैसे जो है एक भगवान के टाइप में पूज रहे हैं। कौन? अफ्रीकन्स लोग। यहाँ पे जोसेफ कॉनरेड क्या है? एक आपके यूरोपियन राइटर है और यहाँ पे नाइजीरियन राइटर कौन है? अपने चिनो एकीबी। तो दोनों पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो कि वहाँ पे कैसे सेव किया गया है ब्रिटिशर्स को, सॉरी अफ्रीकन्स को, एज अ सैवेज, कि भाई देखो ये तो तलवे चाटने वाले हैं ब्रिटिशर्स के। लेकिन यहाँ पे चिनो एकीबी इस चीज़ को पूरी तरीके से खंडित करते हैं और कहते हैं नहीं, हमारे पास प्रॉपर था। क्या प्रॉपर था? अपने पास प्रॉपर कल्चर था, हमारे पास प्रॉपर लैंग्वेज थी, नेटिव गॉड्स थे, बट आप लोगों ने जो है इसको पूरा का पूरा ख़राब कर दिया। ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे डजन्स ऑफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये बार बार यहाँ पे जो है चिनो एकीबी ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली ये जो ब्रिटिशर्स आए थे या फिर जो पोर्टुगीज़ वगैरह जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी यहाँ पे, वो इतनी भोली भाली बन के आई थी, बट उन्होंने इतना तहलका मचाया यहाँ पे और इन्होंने इतना ज़्यादा इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म को बढ़ाया कि इन्होंने अपने ही हमारे ही कल्चर को जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जो है इन्होंने अपनी हमारी रिच जियोग्राफिक चीज़ें थी, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंस से इस सब को ख़त्म कर दिया। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई है। और हमेशा यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट आपको यहाँ पे चिनो एकीबी बार बार कहते हुए वो मिलेंगे कि पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन हमेशा अफ्रीका को एज अ वीक माना जाता है। इवन दो टुडे, आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो अफ्रीका को एज अ नीच कंट्री देखा जाता है वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर ट्राई करनी है तो किसको करें भाई? चलो इसको करते हैं। किसको? अफ्रीकन लोगों को। क्यों? सस्ते में मान जाएंगे। पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इट इज़, बट स्टिल आज के टाइम पे भी प्रोटेस्ट होते हैं इस चीज़ को लेके। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो एक बार जाके कि कैसे कोरोना वायरस की जो ट्रायल के लिए जो बात कही गई थी, तो इनको बोला गया था कि भाई पहले इनके ऊपर ट्रायल होगा, तो इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट भी हुए थे रिसेंट में। ठीक है। तो यहाँ पे इवन तो यहाँ तक एकीबी ये भी बोलते हैं कि हमारे ओरल ट्रेडिशन होते थे, हम बच्चों को अपनी कहानियाँ वगैरह सुनाया करते थे, बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे। तो ऐसा नहीं था कि आप लोग आए और तभी हम जो है सिविलाइज्ड हुए पहली बार, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है। तो अब बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, ये PDF आप पढ़ लेना। मैं जस्ट आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए जो है मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये नोवेल जो है 1800 से 1900 के बीच की एक स्टोरी के बारे में बताया गया। उमोफिया और नाइजीरिया का जो है एक देश मतलब गाँव था, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके बाद तो मैंने आपको बताया है इग्बो कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। इग्बो कम्युनिटी में का ही था कौन को आपका गाँव था इनका, और विलेज था इनका बेंटा, बेंटा लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, सब देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। मतलब प्रॉपर गांव था, सेटअप वगैरह सब कुछ था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कल्चर वगैरह की कमी थी। ठीक है।
प्रॉपर मार्केट प्लेस हुआ करते थे खरीद बिक्री के लिए, सारी चीज़ें थी। हम जो है पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह भी, पोल्ट्री भी रखते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखते थे। यम की खेती किया करते थे हम। आप देखो, ये कहता है कि भाई कॉलोनियलिज्म की अगर बात करें तो ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री को जो है दबाना स्टार्ट कर देती है। ये होता भी है और जनरली हुआ भी। तो ये पब्लिश जो है 1959 में हुआ। 58 अगर बोला हो मैंने पहले तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। 1959 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 58 के आसपास लिखा गया होगा। 1959 में फर्स्ट पब्लिश लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट कॉलोनिज्म इन अफ्रीका स्टार्टेड इन 1870s एंड प्रूव्ड विद बर्लिन कॉन्फ्रेंस इन 1885। यहाँ पे बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है कि कैसे अफ्रीकन कंटिनेंट जो है उसको अलग अलग यूरोपियन देशों ने अलग अलग क्लेम किया कि भाई यहाँ पे मैं रूल करूँगा, यहाँ पे मैं रूल करूँगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने जो है कॉलोनाइज़ कर लिया अफ्रीका को, यहाँ के लोगों के कल्चर को छीन लिया। तो अगर वहाँ का कोई राइटर फिर लिखता है यहाँ की स्टोरी को, तो सिंपल सी बात है, वो तो यही बोलेंगे ना, ये तो भाई वीक थे, हम कॉलोनाइज करने गए थे इनको इसलिए क्योंकि ये वीक थे, सैवेज थे, इनको ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास थी ना कुछ था इनके पास, इसलिए हम गए थे यहाँ पे। बाकी चिनुआ के बारे में लिखे बात करें तो भाई इनके पास था, भले ही सुपरस्टिशन था बट एटलीस्ट सिविलाइज तो थे ये, कम से कम इनके पास सोसाइटी तो मेंटेन थी, गाँव विलेजेस तो स्टैब्लिश थे, ठीक है। पहली बार जब साइकिल लेके पहुंचते हैं ब्रिटिशर्स वहाँ पे, तो गांव वाले क्या बोलते हैं कि ये घोड़े लेके आ गए आयरन के, ठीक है, थोड़े पिछड़े हुए थे इन द सेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट एटलीस्ट दे वर हैविंग देयर कल्चर, ठीक है। यहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ कॉलोनियल रूल के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा गरमाए हैं कौन, चिनुआ की भी। ये कह रहे हैं कि ठीक है मैंने आपके वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करी है बट इस एजुकेशन को, जो इंग्लिश एजुकेशन मैंने ली है ना, इस इंग्लिश एजुकेशन का आपके खिलाफ यूज़ करूँगा और आपके खिलाफ यूज़ करूँगा। और भले ही आप लोग ये सोचो कि इसने डिसीव किया है, मेरे को धोखा दिया है, मतलब चिनुआ की भी ये कहते हैं कि मैंने इंग्लिश इसलिए सीखी ताकि आप लोगों को आईना दिखा सकूँ। मैं मॉडर्न कॉलोनाइज़र नहीं बनूंगा इंग्लिश सीख के, बल्कि आप लोगों के लिए एज आईने की तरह काम करूँगा कि आप लोगों ने किस तरह तहलका मचाया था वो अब नेटिव लोगों के मुँह से सुनो। That's why I am writing in English and that's why I have taken English, मतलब जो डिग्री है मेरी, I have taken English डिग्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं यहाँ पे चिनुआ अकीबी के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे नोवेल है ये, और 1930s के आसपास जो है ये पैदा हुए थे और 2013 में मर गए चिनुआ अकीबी, डेथ हो गई इनकी। तो पूरी की पूरी जो है एजुकेशन वगैरह के बारे में बताते हैं कि कैसे इन्होंने लिटरेचर पढ़ा, बहुत ज़्यादा शौकीन थे ये, और प्रोफेसर भी थे ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड क्रिटिक थे बहुत बड़े। और इन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पे फिर से शो किया कि मैंने जानबूझ के ये चीज़ जो है इंग्लिश में लिखी ताकि आप लोगों को आईना दिखा सकूँ, ठीक है। और इवन तो बाद में ये भी बोलते हैं इफ़ यू डोंट लाइक समवन स्टोरी राइट योर ओन, मतलब अगर आपको जोसेफ कॉनरेड ने जो भी स्टोरी पेश करी अगर वो पसंद नहीं है इसलिए मैंने अपनी लिखी, तो यही चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं पेश करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का पर्सपेक्टिव आपको पता चल गया कि क्या है और कैसे कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म से किस देश को फ़ायदा होता है ये आपको पता चल गया, और जिस देश को कॉलोनाइज़ किया जा रहा है उसका क्या हाल होता है वो भी आपको पता चल गया। वो तो अपने कल्चर से ही दूर हो जाता है। बाय द वे इंडिया, अगर आप कहोगे इंडिया क्यों नहीं दूर हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत 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 ज़्यादा थी, पहली चीज़। और इंडिया वर डीप रूटेड इन देयर कल्चर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस देश में जो भी आया था अपने कल्चर में डीप रूटेड था, ठीक है। तो आज तक जो भी बचा खुचा आप देख रहे हो ना इंडियन कल्चर के नाम पे इंडिया में, तो दैट इज़ ड्यू टू आवर डीप रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर, ठीक है। इंग्लिश प्रवेश कर चुका है अपने यहाँ पे, वी कैन नॉट कंट्रोल इट राइट नाउ, ऐसी कंडीशन हो चुकी है अब, सिंस अब इंग्लिश तो एक बिजनेस लैंग्वेज बन गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट विद एनी वन, एंड सिंस इंग्लिश ही अब जो है प्रचलन है फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द होल ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन सी दैट no foreign language is as much accepted as English is, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बिजनेस लैंग्वेज वगैरह बनी है, और इंग्लिश का तो फेमस होने का एक यही कारण था क्योंकि भाई इन होल ऑफ द वर्ल्ड, लगभग आधे वर्ल्ड में भी तो कह ही लो कम से कम आप कि भाई इन यूरोपियंस ने जो है कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, जब कोई कब्जा करेगा तो अपनी ही लैंग्वेज को वहाँ पे जो है पेश करने की कोशिश करेगा, दैट्स वाई इंग्लिश का जो है इतना प्रचलन बढ़ गया है। तो ये सब था यहाँ पे जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था आप लोगों के बीच में। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। डिसलाइक करने का कोई भी पॉइंट हो तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा पहले कमेंट में, उसके बाद यू आर फ्री टू डिसलाइक दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू,
मेरी तरफ से मैंने फुल जो है कोशिश करी है और मैंने समझाने की भी कोशिश करी है आप लोगों को। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल बहुतों को नहीं मिलता, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कि एक्चुअली टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है मेरा और वहाँ पे क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी। एक बार आ जाओ यहाँ पे आप, ये वेयर इज़ माई टेलीग्राम चैनल, ये रहा। आ जाओ यहाँ पे देख लो एक बार, ये रहा मेरा चैनल। और आपको ये रही वो 2 PDF जो मैंने आपको आज डाली हैं चिन्मय आकीबी के द्वारा जो भी लिखी है, ये सारी वो PDF है, ठीक है। तो गो एंड वॉच दिस, वॉच दिस वीडियो, क्या ये, हैव अ लुक एट दिस PDF और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही, धन्यवाद।